हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग स्टैटिक जागरूकता अभ्यास प्रश्नों को देख रहे हैं और ये होने वाला है हमारा भाग 8 यानी कि स्टैटिक अवेयरनेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 8। इस लेक्चर में हम पहले कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और अंत में हम इन सभी के सारांश को देखेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, छोटा सा अस्वीकरण है हमारे आगे, जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई भी चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। पहला क्वेश्चन है, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? विकल्प है पंजाब, केरल, हरियाणा, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, केरल। स्पष्टीकरण, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य केरल भारत में स्थित है। यह वेम्बनाड झील के किनारे स्थित है और अपनी समृद्ध जीव विविधता और विभिन्न प्रवासी पक्षियों के आवास के लिए जाना जाता है। यह अभयारण्य पक्षी देखने के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है और बड़े कुमारकोम क्षेत्र का हिस्सा है, जो अपने बैक वाटर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, द इमोर्टल्स ऑफ मीलुआ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विकल्प है अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, किरण देसाई, अमीश त्रिपाठी या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, अमीश त्रिपाठी। स्पष्टीकरण, द इमोर्टल्स ऑफ मीलुआ अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई शिव त्रयी की पहली पुस्तक है। यह उपन्यास पौराणिक कथाओं को ऐतिहासिक कथा साहित्य के साथ मिलाता है, जिसमें भगवान शिव और प्राचीन मीलुआ सभ्यता के बारे में एक काल्पनिक कथा प्रस्तुत की गई है। इस पुस्तक को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इसने भारतीय साहित्य में फैंटेसी शैली में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तीसरा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? विकल्प है हेग नीदरलैंड्स में, ब्रसेल्स बेल्जियम में, काठमांडू नेपाल में, न्यूयॉर्क यूएसए में, मैड्रिड स्पेन में। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है हेग नीदरलैंड्स में। स्पष्टीकरण, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय हेग में स्थित है, जिसे दुनिया की कानूनी राजधानी के रूप में जाना जाता है। आईसीसी की स्थापना व्यक्तियों पर नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। हेग में इसका स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शहर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों और कानूनी संस्थानों का घर है। चौथा प्रश्न है, एक बैंक प्रमाणित है जो एक विदेशी कंपनी के स्टॉक के लिए एक से अधिक देश में जारी किया जाता है। विकल्प है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद, सकल घरेलू उत्पाद, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन या फिर यूरोबॉन्ड। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त।
सही उत्तर है वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद। स्पष्टीकरण, एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, जिसे वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद के नाम से भी जाना जाता है, यह एक बैंक प्रमाण पत्र है जो एक विदेशी कंपनी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। निवेशकों को अन्य देशों में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों को उनके स्थानीय बाजार में, आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में, व्यापार करने की अनुमति देता है। जीडीआर का उपयोग कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, डैश एक सुरक्षित संदेश मानक है जिसे बैंक के भीतर और बैंक के बीच अनुप्रयोगों के लिए एक मंच के रूप में विकसित किया गया है। विकल्प है संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली, केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्टैटिक प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली। स्पष्टीकरण, संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली एक सुरक्षित संदेश मानक है जिसे भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सुरक्षित संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित किया गया है। इसे बैंक के भीतर और बैंक के बीच अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो विभिन्न वित्तीय लेन देन से संबंधित संदेशों के सुरक्षित हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। एसएफएमएस स्विफ्ट प्रणाली के समान है लेकिन भारतीय स्थिर क्षेत्र के लिए अनुकूलित है। छठवां प्रश्न है, कृपया भुगतान बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशा निर्देशों दिनांक 27 सितंबर 2017 को संदर्भ में लें, जिसके तहत भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए आवेदकों को संवैधानिक अनुमोदन लाइसेंस जारी किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक के बारे में सही नहीं? विकल्प है भुगतान बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मांग की जमा स्वीकृति भुगतान बैंक प्रारंभ में प्रति व्यक्तिगत ग्राहक अधिकतम 1 लाख रुपए की शेष राशि रखने के लिए प्रतिबंधित होंगे। एटीएम डेबिट कार्ड जारी करना, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ऐसे भुगतान बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में प्रमोटर का न्यूनतम प्रारंभिक योगदान उसके व्यवसाय के प्रारंभ से पहले 5 वर्षों के लिए कम से कम 40% होना चाहिए। भुगतान बैंकों का उत्तोलन अनुपात 3% से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात इसकी भारी देनदारियां इसकी निवल संपत्ति चुकता पूंजी या भंडार से 33.33 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, एटीएम डेबिट कार्ड जारी करना। भुगतान बैंक के क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। स्पष्टीकरण, भुगतान बैंकों को एटीएम और डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है। यह भुगतान बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियमों में एक प्रमुख अंतर है, इसलिए कथन सी भुगतान बैंकों के बारे में सही नहीं है। अन्य कथन भुगतान बैंकों के दिशा निर्देशों और परिचालन सीमाओं का सटीक विवरण है। सातवां प्रश्न है, एक डैश एक ऋण पर डिफॉल्ट का जोखिम जो उधारकर्ता द्वारा आवश्यक भुगतान करने में विफल रहने से उत्पन्न हो सकता है। विकल्प है वर्तमान जोखिम, निर्यात जोखिम, परिचालन जोखिम, बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ई, क्रेडिट जोखिम। स्पष्टीकरण, क्रेडिट जोखिम उस संभावना को संबंधित करता है
कि एक उधारकर्ता सहमत शर्तों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहेगा, जिसमें ऋण पर आवश्यक भुगतान करने में विफलता शामिल है। यह जोखिम उधारदाताओं और वित्तीय संस्थानों के लिए डिफॉल्ट की संभावना का आकलन करते समय एक महत्वपूर्ण विचार है। अन्य विकल्प विशेष रूप से उधारकर्ता डिफॉल्ट के जोखिम से संबंधित नहीं। 8वां प्रश्न है, डैश जोखिम वह जोखिम है कि ब्याज दरों के सापेक्ष स्तर में परिवर्तन, दो दरों के बीच के अंतर में परिवर्तन या यील्ड कर्व के आकार में परिवर्तन के कारण निवेश का मूल्य बदल जाएगा। विकल्प है वर्तमान जोखिम, ब्याज जोखिम, परिचालन जोखिम, बाजार जोखिम या फिर क्रेडिट जोखिम। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है आप। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, ब्याज जोखिम। स्पष्टीकरण, ब्याज जोखिम उस संभावना को संबंधित करता है जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निवेश का मूल्य बदल सकता है। यह समग्र ब्याज दरों के स्तर में बदलाव, विभिन्न ब्याज दरों के बीच के अंतर में परिवर्तन या यील्ड कर्व के आकार में विभिन्नताओं के कारण हो सकता है। विशेष रूप से निश्चित आय निवेश को, जैसे कि बॉन्ड के लिए प्रासंगिक है। रहा ब्याज दरों में परिवर्तन उनके बाजार मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। नवा प्रश्न है, एलएएफ एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो बैंकों को पुनः खरीद समझौतों या रेपो के माध्यम से पैसा उधार लेने की अनुमति देता है। एलएएफ में एल का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है लूज करना, लेसन, लीज, लेबर या लिक्विडिटी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ई, तरलता। स्पष्टीकरण, एलएएफ का मतलब तरलता समायोजन सुविधा है। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंकों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थिर प्रणाली में तरलता प्रबंधन के लिए किया जाता है। एलएएफ के माध्यम से बैंक केंद्रीय बैंक से धन की कमी होने पर पैसा उधार ले सकते हैं, आमतौर पर पुनः खरीद समझौतों के माध्यम से। एलएएफ में एल का अर्थ तरलता है, जो बैंकों की तरलता स्थिति को समायोजित करने में इसकी भूमिका को दर्शाता है। 10वां प्रश्न है, एफएटीएफ एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे 1989 में इसके सदस्य न्याय क्षेत्रों के मंत्रियों द्वारा स्थापित किया गया था। एफएटीएफ में ए का क्या अर्थ है? विकल्प है कृषि, संपत्ति, संघ, कार्रवाई या सभा। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है कार्रवाई। स्पष्टीकरण, एफएटीएफ का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए नीतियां विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। एफएटीएफ में ए का अर्थ एक्शन है, जो इन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई करने में टास्क फोर्स की भूमिका को दर्शाता है। 11वां प्रश्न है, एनएसीएच एक केंद्रीकृत प्रणाली है जिसे देश भर में चल रही कई ईसीएस प्रणालियों को समेकित करने और मानक एंड प्रथाओं के सामंजस्य के लिए एक ढांचा प्रदान करने और स्थानीय बाधाओं अवरोधकों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एनएसीएच में एच का क्या अर्थ है? विकल्प है हाउस, होम, हैंडल, होस्ट या ईमानदार। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है हाउस। स्पष्टीकरण, एनएसीएच का अर्थ है राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह। एनएसीएच में एच हाउस को संबंधित करता है,
जो भारत में अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेन देन को सुविधाजनक बनाने और विभिन्न भुगतान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली के नाम का हिस्सा है। 12वां प्रश्न है, डैश एक बैंक का वह अनुपात है जो चालू और बचत खातों में जमा राशि का कुल जमा राशि से अनुपात है। विकल्प है रासा अनुपात, पारा अनुपात, साधा अनुपात, नासा अनुपात, कासा अनुपात। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ई कासा अनुपात। स्पष्टीकरण, कासा का मतलब है चालू खाता बचत खाता। कासा अनुपात एक माप है जिसका उपयोग बैंक यह दर्शाने के लिए करते हैं कि कुल जमा राशि में से कितनी राशि चालू और बचत खातों में है। एक उच्च कासा अनुपात आमतौर पे अनुकूल माना जाता है क्योंकि यह बैंक के लिए कम लागत वाले फंड का संकेत देता है, क्योंकि इन खातों में आमतौर पर निश्चित जमा की तुलना में कम ब्याज दरें होती हैं। 13वां प्रश्न है, स्टार्टअप्स द्वारा कठोर और विनियमित पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को बाईपास करने के लिए एक डैश का उपयोग किया जाता है जो वेंचर कैपिटलिस्ट या बैंकों द्वारा आवश्यक होती है। विकल्प है एंडिंग कॉइन ऑफरिंग, प्रारंभिक कॉइन ऑफरिंग, स्थिर कॉइन ऑफरिंग, भारी कॉइन ऑफरिंग, अर्थव्यवस्था कॉइन ऑफरिंग। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी प्रारंभिक सिक्का पेशकश। स्पष्टीकरण, एक प्रारंभिक सिक्का पेशकश एक धन उगाने की प्रक्रिया है जिसमें नए प्रोजेक्ट्स अपने अंतर्निहित क्रिप्टो टोकन को बिटकॉइन, एथेरियम या अन्य क्रिप्टो करेंसी के बदले बेचते हैं। आईसीओएस स्टार्टअप्स को प्रारंभिक और अक्सर कठोर पूंजी जुटाने की प्रक्रियाओं को बाईपास करने की अनुमति देते हैं, जिसकी आवश्यकता वेंचर कैपिटलिस्ट या बैंकों द्वारा होती है, जिससे उनके लिए धन जुटाना आसान हो जाता है। यह विधि विशेष रूप से ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में लोकप्रिय हो गई है। 14वां प्रश्न है, डैश वह स्थान है जहां बैंकों द्वारा तरलता को पूरा करने के लिए रातों रात एक दिन के ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं। विकल्प है कॉल मनी, नोटिस मनी, शॉर्ट मनी, हाफ मनी या सॉफ्ट मनी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है ए कॉल मनी। स्पष्टीकरण, कॉल मनी उस धनराशि को संदर्भित करता है जिसे बैंक बहुत कम अवधि के लिए आमतौर पर रातों रात एक दूसरे को उधार देते हैं। यह ऋण बैंकों को उनकी तरलता आवश्यकताओं को प्रबंधित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि उनके पास अपनी दैनिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन। कॉल मनी लेन देन पर ब्याज दरें अक्सर बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और मांग और आपूर्ति की स्थितियों के आधार पर उतार चढ़ाव कर सकती हैं। 15वां प्रश्न है, एनबीएफसी द्वारा किए गए माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित करने वाले संगठन का नाम बताइए। विकल्प है आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, सिडबी या फिर आईआरडीएआई। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए आरबीआई। स्पष्टीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण है, विशेष रूप से माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों में शामिल गैर स्थैतिक वित्तीय कंपनियों के लिए। आरबीआई माइक्रो फाइनेंस प्रणाली की स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश और विनियमन स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
16वां प्रश्न है, CAGR एक निर्देशित अवधि में 1 वर्ष से अधिक समय तक एक निवेश की औसत वृद्धि दर है। CAGR का पूर्ण रूप है, विकल्प है कंपाउंड एनुअल जनरल रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो, कैंसल एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड असेंबली ग्रोथ रेट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर। स्पष्टीकरण, CAGR का मतलब चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर है, जो एक निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान उस निवेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर को मापता है। यह मानते हुए कि निवेश एक स्थिर दर से बढ़ा है। यह विभिन्न निवेशकों की वृद्धि की तुलना करने या समय के साथ एक निवेश के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक उपयोगी मेट्रिक है। 17वां प्रश्न है, एक ELSS एक विविध इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें अधिकांश कोष इक्विटी में निवेशित होता है। ELSS में एल का क्या अर्थ है? विकल्प है सबसे कम, सीमित, खोना, स्तर या लिंक्ड। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है ई लिंक्ड। स्पष्टीकरण, ELSS का अर्थ है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इस संदर्भ में लिंक्ड का मतलब है कि इस योजना से मिलने वाले रिटर्न इक्विटी बाजार के प्रदर्शन से जुड़े होते हैं। ELSS फंड मुख्य रूप से इक्विटी में निवेश करते हैं और भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत कर लाभ भी प्रदान करते हैं। 18वां प्रश्न है, सरकार ने PAF निकासी की सीमा को बढ़ाकर TDS की कटौती के लिए मौजूदा 30,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? विकल्प है 90,000 रुपए, 70,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए या फिर 60,000 रुपए। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी 50,000 रुपए। स्पष्टीकरण, सरकार ने भविष्य निधि PAF निकासी पर स्रोत पर कर कटौती TDS की सीमा को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। यह परिवर्तन उन व्यक्तियों पर कर के बोझ को कम करने के लिए किया गया था जो अपने PAF राशि की निकासी कर रहे हैं, जिससे छोटी निकासी के लिए कर का बोझ कम हो गया है। 19वां प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स एक सार्वजनिक ट्रस्ट है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है नबार्ड, सेबी, RBI, सिडबी, IRDAI। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी से बी। स्पष्टीकरण, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट की स्थापना 2006 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजारों के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। विभिन्न बाजार प्रतिभागियों के लिए परिशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना ताकि वह वित्तीय बाजारों में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सके। 20वां प्रश्न है, डैश एक लेखांकन शब्द है जो एक अमूर्त संपत्ति की लागत को आवंटित करने या समय की अवधि में ऋण की राशि में कमी को संबंधित करता है। विकल्प है देयता, मुद्रास्फीति, मूल्यह्रास, NPA, परिशोधन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है अमोर्टाइजेशन। स्पष्टीकरण। अमोर्टाइजेशन एक लेखांकन शब्द है जो एक अमूर्त संपत्ति जैसे पेटेंट या ट्रेडमार्क की लागत को धीरे धीरे आवंटित करने की प्रक्रिया या एक निश्चित अवधि में ऋण की राशि में कमी को संबंधित करता है। इस संपत्ति या देयता की लागत को उसके उपयोगी जीवन में फैलाने में मदद करता है, जिससे अधिक सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग की अनुमति मिलती है। 21वां प्रश्न है, सरकार ने कहा कि एफआईबीपी को समाप्त करने के बाद मंत्रालय को आवेदन के डैश के भीतर एफटीआई प्रस्तावों पर निर्णय लेना होगा और किसी भी अस्वीकृति के लिए डीआईपीपी की सहमति की आवश्यकता होगी। विकल्प हैं 30 दिन, 70 दिन, 40 दिन, 60 दिन या 50 दिन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 60 दिन। स्पष्टीकरण। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के बाद भारतीय सरकार ने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों पर निर्णय लें। इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करना है तो मंत्रालय को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की सहमति प्राप्त करनी होगी। इस परिवर्तन का उद्देश्य भारत में एफडीआई के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना है। 22वां प्रश्न है, CRISIL ने 1988 में पहला कॉर्पोरेट सेक्टर रेटिंग की शुरुआत की। यह किस प्रकार की कंपनी है? विकल्प है ऋणदाता, भौगोलिक, विश्लेषणात्मक, बीमा। दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है विश्लेषणात्मक। स्पष्टीकरण। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुख्य रूप से एक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान, जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। यह कॉर्पोरेशनों के लिए क्रेडिट रेटिंग्स में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1988 में हुई थी, जिससे यह भारत में इस श्रेणी में अग्रणी बन गया। 23वां प्रश्न है, निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक घोषित किया गया है। बैंक को डीएसआईबी टैग किस आधार पर दिया जाता है? विकल्प है जिन बैंकों की संपत्ति जीडीपी के 2% से अधिक हो उन्हें इस वर्ग के ऋणदाताओं का हिस्सा माना जाएगा। जिन बैंकों की संपत्ति जीडीपी के 5% से अधिक है उन्हें इस वर्ग के ऋणदाताओं का हिस्सा माना जाएगा। जिन बैंकों की संपत्ति जीडीपी के 15% से अधिक है उन्हें इस वर्ग के ऋणदाताओं का हिस्सा माना जाएगा। जिन बैंकों की जीडीपी 7% से अधिक है उन्हें इस वर्ग के ऋणदाताओं का हिस्सा माना जाएगा। जिन बैंकों की संपत्ति जीडीपी के 10% से अधिक है उन्हें इस वर्ग के ऋणदाताओं का हिस्सा माना जाएगा। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए। जिन बैंकों की संपत्ति जीडीपी 2% से अधिक है उन्हें इस वर्ग के ऋणदाताओं का हिस्सा माना जाएगा। स्पष्टीकरण। आरबीआई द्वारा किसी बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करने का आधार बैंक का आकार, आपस में जुड़ाव, आसानी से उपलब्ध विकल्पों या वित्तीय संस्थान के बुनियादी ढांचे की कमी और जटिलता है। इन बैंकों को विफल होने के लिए बहुत बड़ा माना जाता है क्योंकि इनकी विफलता वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बाधित कर सकती है। किसी बैंक को डीएसआईबी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विशिष्ट मानदंडों में शामिल है। पहला, आकार। बैंक का आकार एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे बैंक की कुल संपत्ति से मापा जाता है। आपस में जुड़ाव। यह अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ बैंक की कड़ियों की सीमा को संबंधित करता है। विकल्पिता मापता है कि बैंक की विफलता के मामले में अन्य संस्थान किस हद तक समान सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। जटिलता
बैंक के संचालन की जटिलता और विभिन्न वित्तीय बाजारों में इसकी भागीदारी शामिल है। आरबीआई इन कारकों का आकलन करने के लिए एक विस्तृत पद्धति का उपयोग करता है और प्रत्येक बैंक को एक स्कोर सौंपता है। जो बैंक इस निश्चित सीमा से ऊपर स्कोर करते हैं उन्हें डीएसआईबी के रूप में नामित किया जाता है। सही उत्तर है ए। 24वां प्रश्न है, भारत की एमपीसी भारतीय रिजर्व बैंक की एक सीमित है समिति है जो भारत में बेंचमार्क ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है। एमपीसी में पी का क्या अर्थ है? विकल्प है नीति, उत्पादन, खरीद, उत्पाद, प्राथमिक। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है ए नीति। स्पष्टीकरण, एमपीसी में पी का अर्थ है नीति, जिससे यह मौद्रिक नीति समिति बनती है। यह समिति भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर निर्धारित करना शामिल है। 25वां प्रश्न है, अन्य कंपनियों, सरकारों और अन्य संस्थानों के लिए पूंजी निर्माण के लिए विकल्प है संकीर्ण स्तर, वर्तमान स्तर, सार्वभौमिक स्तर, खुदरा स्तर, निवेश स्तर। 10 सेकंड है उत्तर देने के लिए। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है निवेश स्तर। स्पष्टीकरण, निवेश स्तर एक विशिष्ट खंड को संबंधित करता है जो अन्य कंपनियों, सरकारों और अन्य संस्थानों के लिए पूंजी बनाने पर केंद्रित है। सभी प्रकार के निगमों के लिए एक नए ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियों को अंडरराइट करना, प्रतिभूतियों की बिक्री में सहायता करना और विलय और अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करना शामिल है। निवेश बैंक इन वित्तीय लेन देन के लिए परामर्श सेवाएं भी प्रदान करते हैं। हमने प्रश्नों को खत्म कर लिया है। अब बात करें सारांश की, तो देखिए हमने देखा कुमारकोंड पक्षी अभयारण्य, पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मीलुआ के लेखक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? कई देशों में जारी बैंक प्रमाण पत्र कौन सा होता है? बैंकों के लिए सुरक्षित संदेश मानक कौन सा है? भुगतान बैंक विवरण देखा, ऋण पर चूक का जोखिम, ब्याज दरों के कारण निवेश मूल्य में परिवर्तन, एलएफ में एल का अर्थ क्या है, एफएटीएफ में ए का अर्थ क्या है, एनसीएच में एच का अर्थ क्या है, चालू और बचत खातों की जमा का अनुपात क्या होता है, पूंजी जोड़ने की प्रक्रिया को बाईपास करना, बैंकों के लिए रातों रात ऋण, एनबीएफसी द्वारा माइक्रो फाइनेंस का नियामक, सीएजीआर का अर्थ, ईएलएसएस में एल का क्या अर्थ है, पीएफई निकासी के लिए सीमा, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की स्थापना, लागत आवंटन के लिए लेखांकन शब्द, एफडीआई प्रस्ताव निर्णय समय सीमा, क्रिसिल कंपनी का प्रकार, डीएसआईबी टैग का आधार, एमपीएमपी का क्या अर्थ है, पूंजी बनाने के लिए स्थिरता। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी है समझी उन्हें पर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।